देखो भाई, आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? ग्रेविटेशन। और ये कौन सी क्लास का है? क्लास 9th का। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? इक्वेशन ऑफ मोशन हम कर चुके। कौन सी होती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन? V मतलब is equals to U plus AT. S is equals to UT plus half AT square. V square minus U square is equals to 2AS. ठीक है, ये तीन इक्वेशन हम कर चुके। ठीक है, इसके अंदर एक ये वर्ड, ये लेटर आ रहा है ए। इसका मतलब क्या होता है? Acceleration. इसकी यूनिट क्या होती है? Meter per second square. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख, एक नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अभी लेंथ को किस में नापते हैं? लेंथ को मीटर में नापते हैं। इस मीटर को अकेला ऐसे एम लिख सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन में पुट करें हम, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया? एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ लिख सकते हैं। अच्छा भाई, टाइम को किस में लिखते हैं? सेकंड में। तो यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम का स्क्वायर हो गया। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ की टर्म में, टाइम की टर्म में, और एक और चीज आती है, क्या है वो? मास। मास लेंथ और टाइम की टर्म में लिखते हैं, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। ये आता तो 11th में है, बट अगर 9th में एडवांस पूछ लिया जाए, ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना पूछ लिया कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, तो क्या होगा? Acceleration is equals to length by time into time. हाँ, टाइम स्क्वायर हो गया। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मास की वैल्यू 0, मास तो है नहीं, लेंथ की वैल्यू कितनी है? 1, टाइम की वैल्यू कितनी होगी? स्क्वायर। लेकिन ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस m0l1t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी हम ज्यादा नहीं करेंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन कर लिया, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब देख, अगर इसी तरह से हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले तो क्या होगा? मास के लिए हम क्या लिख सकते हैं? केजी। सॉरी, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, लेंथ टाइम मास। ठीक है, मास की किसकी यूनिट है? मास की यूनिट केजी होगी। मतलब जहां पे किलोग्राम आ गया वहां पे हम मास लिख सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला हो गया। जहां पे मास आ गया वहां पे हम क्या लिख देंगे? एम। एक्सेलरेशन की जगह पे हम ये लिख सकते हैं L1t-2। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? बेसिक फॉर्मूला है। दिस इज बेसिक। आगे जितने भी फॉर्मूला निकलेंगे वो इस फोर्स से निकलेंगे, या एक्सेलरेशन से, लेंथ से निकलेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, हम पढ़ तो ग्रेविटेशन रहे थे, एक्सेलरेशन में, फोर्स में कहां घुस गए? बताओ। क्योंकि जो ये ग्रेविटेशन का चैप्टर है, ये स्टार्ट कहां से होता है? फोर्स से और एक्सेलरेशन से। व्हाट इज ग्रेविटेशन? ये एक नंबर की डेफिनेशन में आता है। व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। तो क्या है ग्रेविटेशन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसलिए तो फोर्स पढ़ा है। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, और वो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकते हैं थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लो, क्योंकि एक नंबर में पूछी जा सकती है। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये किसके बीच में लगेगा? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही लगेगा। अगर तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया, अलग अलग लगेगा दोनों के बीच में। ये भी समझाऊंगा। बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स थ्रू आउट द यूनिवर्स। हाँ, अभी मैं बोल रहा था, देखो तीन आ गए। एक ऑब्जेक्ट ये है,
एक ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन। अब अगर मैं यहाँ पे एक तीसरा ऑब्जेक्ट ले आऊं तो क्या इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन हमने डेफिनेशन में पढ़ा है बिटवीन एनी टू, किन्हीं भी दो के बीच में लग सकता है, ये तो तीसरा है। आंसर सही है कि लगेगा। एक्सप्लेन करो कि कैसे लगेगा। देख, इसको अगर एक मान ले, ये दो हो गया, इसको एक मान लिया तो ये दो हो गया। अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इन दोनों में से एक को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में अलग है, इन दोनों के बीच में अलग है, इन दोनों के बीच में अलग है। क्लियर है? अगर इस अकेले के ऊपर देखेंगे तो इनकी इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स F1 और ये जो फोर्स लगा रहा है F2, दोनों का सम होगा। अगर अकेले के ऊपर देखेंगे, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके न्यूटन के रूल में, न्यूटन का थर्ड रूल क्या बोलता है? एवरी एक्शन, तो ये जितना भी इसके ऊपर लगाएगा उतना ही ये इसके ऊपर लगाएगा। तो इसके ऊपर मान लिया F1 लगा इसकी वजह से, तो इसकी वजह से कितना लगेगा? F2। इस अकेले के ऊपर कितना लगा? तो F1 प्लस F2। इज इट क्लियर? ठीक है भाई, यहाँ पे हमने ये तो पढ़ लिया, ग्रेविटेशन की डेफिनेशन लिख ली। अच्छा भाई, अब एक वर्ड आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? अट्रैक्शन बाय अर्थ ऑन एनी मास। हाँ, यहाँ पे हमने एनी टू ऑब्जेक्ट लिख दिया ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, अगर उन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट क्या हो? अर्थ हो, तो उस फोर्स को क्या नाम देंगे हम? ग्रेविटी। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, क्योंकि ये घुमा फिरा के क्वेश्चन किस में आ सकता है? एक नंबर में। बाकी ये बाद में वीडियो में मिल भी जाएगा, ठीक है ना? अच्छा भाई, ग्रेविटी हमने पढ़ा क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट। अब फोर्स होगा तो फोर्स का फॉर्मूला भी लगेगा, और वो फॉर्मूला क्या है? ma। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इस एक्सेलरेशन को एक स्पेशल सिंबल दे दिया, और वो स्पेशल सिंबल क्या है? F इज इक्वल्स टू mg। ये g दे दिया इसे को, और इस g का नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है भाई? अच्छा, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, यहां पे हमने अर्थ ले ली और यहां पे हमने कोई और ऑब्जेक्ट ले लिया, सन ले लिया, मान लिया सन छोड़ दो, कोई और ले लो, एनी ऑब्जेक्ट। ये m1 है, ये m2 है, और m1 इज इक्वल्स टू स्मॉल m एंड m2 इज इक्वल्स टू कैपिटल M। ग्रेविटी की वजह से तो इतना फोर्स लगा क्योंकि हमने अर्थ नहीं ली, मान लिया कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लिए। अच्छा, अगर हम इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालें तो क्या होगा? कैसे निकालेंगे? कोई फॉर्मूला है? बताओ बताओ, है कोई फॉर्मूला? इसके लिए फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उस फॉर्मूले का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ा है कहीं ये? अच्छा, ये तो m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये r क्या है? नॉट रेडियस, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज r, ये है r। क्लियर है? इस फॉर्मूले में पुट कर दो। अच्छा भाई, हमने फॉर्मूला बना दिया फॉर एनी टू ऑब्जेक्ट्स, अगर इनमें से एक ऑब्जेक्ट क्या हो? अर्थ हो। अब इसको हमने अर्थ मान लिया, ठीक है? तो ये अर्थ है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है। अर्थ के लिए फोर्स कितना लग रहा था? mg। तो ये भी अर्थ का फोर्स है, ये भी अर्थ का फोर्स है, दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से इसकी राइट mg, इसकी राइट g, m1 की जगह पे हमने m लिख दिया स्मॉल, m2 की जगह पे हमने m लिख दिया r स्क्वायर।
स्मॉल एन से स्मॉल एम कैंसिल, तो जी कितना हो गया, जी एम बाय आर स्क्वायर। अच्छा भाई, अब यहां पे आईक्यू का क्वेश्चन क्या आता है कि ये एम किसका मास है, अर्थ का है या जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमने लिया था उसका मास है? श्योर हो? दिस इज द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, इसको नोट कर लो, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। इसके ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर आता है आपका न्यूमेरिकल। इसके ऊपर कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, वो अब देखेंगे हम। पहला, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहता है या चेंज होता है, बताओ। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता रहता है। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, जी डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। पहला एल्टीट्यूड, दूसरा लैटिट्यूड, तीसरा रोटेशन। अब मुझे ये बताओ कि एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड हाइट होती है। ओके, हाइट के लिए हम लिख सकते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो हाइट एंड डेप्थ, अबव एंड द बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। लैटिट्यूड क्या होता है, बाय द रोटेशन। जैसे ओके, यहां पे लिख लेते हैं, अर्थ क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। तो हमने क्या किया, ये मान लिया हमने अर्थ बना दी। ये क्या है, इसका इक्वेटर, ये पोल। तो अर्थ कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है। अच्छा भाई, अब मान लिया यहां पे कोई एक देश है, ठीक है, ये यहां से इक्वेटर और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ये क्या होगा, इसका लैटिट्यूड। अब अगर ये घूमेगी, अगर हम 3D में देखें, मेरे पास बॉल नहीं है यहाँ पे, अगर 3D में देखें तो एक सेकेंड, देखो भाई, अगर हमारे पास एक बॉल होगी, मान लिया फुटबॉल है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, उस फुटबॉल को घुमाएंगे, उसका एक्सिस तो सेम रहेगा, बट ये पॉइंट घूम के आगे आता जाएगा, फिर पीछे की तरफ जाएगा। यहां से एंगल जब यहाँ पे था तो इतना, आगे आएगा तो ऐसे, इसका एंगल क्या रहेगा, हर बार सेम रहेगा। फिर पॉइंट तो वही है, अगर इसको बेंड करेंगे तो एंगल चेंज होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका लैटिट्यूड एंड रोटेशन, ये एंगल बन गया, ठीक है, रोटेशन की वजह से। और दूसरा क्या है, चौथा क्या है, इसकी शेप, शेप की वजह से। अर्थ की शेप कैसी है, नॉट स्फेरिकल, ओवल शेप है, ठीक है। ओवल शेप मतलब इस तरह की, अंडाकार, ठीक है। अब जो ये लंबी लाइन है, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर, ठीक है। और इस जो बड़ी लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। और जो छोटी लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। और जो ये बीच में लगा दिया, हाफ पोर्शन कर दिया, आधा पोर्शन इस साइड हो गया, तो इसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी का मतलब आधा, मेजर एक्सिस लंबे वाला, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, इसका इक्वेटर, और ये क्या है, इसका पोल। ये भी इक्वेटर है, ये भी पोल है। अब देखो, अगर सेंटर से देखें तो इक्वेटर की लेंथ पोल से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है जी का, जी एम बाय आर स्क्वायर। जी ये सेम है, इस केस में इक्वेटर के लिए रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, या फिर लेंथ ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ पोल। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। कैसे,
मान लिया हमारे पास एक वैल्यू है y इज इक्वल्स टू 1/x कर दिया। x की वैल्यू एक बार 2 लेते हैं, एक बार 3 लेते हैं। y इज इक्वल्स टू, जब x की वैल्यू 2 पुट की तो 1/2, और जब x की वैल्यू 3 पुट की तो 1/3। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये या ये? बोल के बता क्या है। 1/3 बड़ा है। 1/2 का मतलब है 0.5 और इसका मतलब है 0.333। तो ये बड़ा हुआ। जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसकी ओवरऑल वैल्यू बड़ी आई, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसकी ओवरऑल वैल्यू कम आई। इज इट क्लियर? यहीं से इसी के अकॉर्डिंग इक्वेटर की वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू इक्वेटर की क्या आएगी, कम आएगी, और पोल की ज्यादा आएगी। इट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर is less than acceleration due to gravity on pole। क्या बात समझ में आई? अच्छा भाई, पोल के ऊपर क्या है, बर्फ है। जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। हाउ? ये सर्च करके आएगी कि कैसे फर्क पड़ेगा। देख, इसका मेरे को भी नहीं पता फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, श्योर है ना? अर्थ का मास चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बर्फ पिघलेगी तो मास चेंज होगा कि नहीं होगा? जो बर्फ पिघली है वो पानी में कन्वर्ट होगी, वाटर में। गया कहाँ वो पानी? अर्थ के ऊपर ही है। मास तो उतना है, लेकिन हो सकता है कि डेंसिटी चेंज हो जाए। मास पर यूनिट वॉल्यूम चेंज हो गया ना, डेंसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज। ऑब्वियस है कि चेंज होगा, ठीक है, लेकिन कैसे चेंज होगा ये सर्च करिए। अभी हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4 तरह से चेंज होता है, हाइट, डेप्थ, रोटेशन एंड शेप। शेप का तो हम पढ़ चुके, ये क्लियर हो गया, इस लाइन को नोट कर ले। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर इज लेस देन पोल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे हाइट की वजह से, डेप्थ की वजह से, और रोटेशन नहीं निकालेंगे क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो 11th में आता है। अच्छा भाई, इसके अंदर ना हमने एक फॉर्मूला किया है अभी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर किया है। उसमें जो कैपिटल G लिखा है वो क्या होता है? हाँ, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। बाकी सबको भूल जाओ, इस G को पकड़ लो। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और ये वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती, आप थ्रू आउट द यूनिवर्स कहीं भी चले जाओ, मल्टीवर्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11। अब इसकी यूनिट क्या आएगी ये बता दें मेरे को। गलत। देख, यूनिट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इक्वेशन है, इस इक्वेशन को पकड़ लो। इस जी की वैल्यू निकालनी है ना हमें, जी को यहीं पे रख, बाकी सबको उठा के उस साइड ले जा। तो जी इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू n2। क्लियर? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर की यूनिट क्या है? मीटर। मीटर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। ये क्या है? मास। मास की यूनिट केजी का स्क्वायर आएगा, एक बार केजी, दोबारा केजी। तो जी की यूनिट क्या आ गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा भाई, इस वैल्यू को नोट कर लो, इस यूनिट को नोट कर लो। कितने में आ सकता है? 1 मार्क क्वेश्चन।
इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू इतनी है, अगर हम किसी और प्लेनेट पे चले जाएं, वहां पे वहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। सपोज हमें क्वेश्चन दिया गया, एक प्लेनेट है, ए प्लेनेट विच हैव 2 times the mass than earth, which have mass 2 times the earth and radius is half than earth, then what will be the value of capital G? Then what will be the value of G on that planet? उस प्लेनेट के ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी बताओ। क्या जी सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? तेरा दिमाग कहाँ है, ये बता। अभी मैंने बताया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और कहीं चले जाओ यूनिवर्स में चेंज नहीं होगा। आपको ये डाटा दे दिया कि 2 times है, हाफ टाइम्स है, लेकिन पूछा क्या है, ये कैपिटल जी पूछा है, ना कि स्मॉल जी। स्मॉल जी चेंज होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट विल चेंज। कितना होगा अभी निकालेंगे, इसी क्वेश्चन के लिए निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन ये जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये क्वेश्चन कितने में आ सकता है, 1 नंबर में। हाँ या ना में तो आंसर करना है। चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा चेंज, रिमेन सेम। 4 ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन वाले आएंगे ना पेपर में, 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक दे देंगे रिमेन सेम। सेम ना भी दें तो ये वाली वैल्यूज दे देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है कि दिया क्या हुआ है और पूछा क्या है। क्लियर है? अच्छा, अब हमें जी का फॉर्मूला पता है, जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ये किसके लिए है? फॉर अर्थ। क्लियर? दूसरा प्लेनेट है, उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गया, तो हमने जी डैश लिख दिया। जी की वैल्यू चेंज होगी या सेम रहेगी? जी की वैल्यू सेम। मास ऑफ दैट प्लेनेट, क्योंकि देख ये किसके लिए है? अर्थ के लिए। ये मास किसका था? प्लेनेट अर्थ का था, प्लेनेट का था ना। अब ये अलग प्लेनेट के ऊपर जी निकाल रहे हैं, तो मास भी उसी प्लेनेट का आना चाहिए। तो उस प्लेनेट का मास कितना है? कितना दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन है, 2 times the mass of Earth. तो 2 times ऑफ m। अच्छा, रेडियस कितनी है? Half than Earth. तो कितनी आएगी यहाँ पे, कितना लिखूं? 1/2 R square. गलत, 1/2 r और इसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर आएगा। तो ये कितना हो गया? G2m, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1/4 r स्क्वायर। क्लियर है? अब देख, इस 2 को हमने आगे लिख दिया, Gm एज इट इज, ये r स्क्वायर एज इट इज, ये 1/4 डिवाइड में है, ऊपर जाके 4 मल्टीप्लाई में आ गया, 2 into 4 8 Gm बाय आर स्क्वायर। और इस Gm बाय आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं G डैश इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल जी। है मुश्किल? नहीं है ना। इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं। देख, एक टाइप तो यही हो गया हमारा कि हमको क्या दे दिया जाएगा, किसी और प्लेनेट का मास दे दिया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि हमें उस प्लेनेट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। पहला मास दे दिया, अब मास के अलावा और क्या दे सकता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी। तो वो डेंसिटी की टर्म में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। न्यूमेरिकल कितने में आएगा? 2 नंबर में। अब देखो, ये एरिया हो गया वास्ट। वास्ट का मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। लेकिन टाइप क्या रहेगा? पहला ये वाला टाइप, दूसरा डेंसिटी वाला टाइप जी के लिए, तीसरा ड्यू टू हाइट। ठीक है, चौथा ड्यू टू
डेप्थ, पांचवा रोटेशन, नो रोटेशन आपके सिलेबस में नहीं है, 11th में है। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड हाइट हो गया, लैटिट्यूड वो रोटेशन वाला ही था, एंगल के लिए के ऊपर कितना, हाँ शेप के लिए, शेप हम कर चुके हैं, राइट। हाइट डेप्थ, ठीक है, यही है। एक आधा कोई और आएगा तो हम कर लेंगे। अच्छा ये वाला हम कर चुके, डेंसिटी वाला इसी से रिलेटेड है, ना आए तो पूछ लियो। अच्छा अब हम करेंगे हाइट के लिए। तो पहले उसका हम फॉर्मूला बनाते हैं हाइट के लिए। हिंदी में दिक्कत तो नहीं है ना, कहीं हाथ तंग होता है हिंदी में है। अच्छा देख, ये हमने क्या किया, ये अर्थ बना दी, ये इसका सेंटर है। सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ आर, ये कितना है, आर है। अच्छा भाई, यहां पे अर्थ की सरफेस से ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये डिस्टेंस कितनी है, हमने ले ली, मान लिया h, ठीक है। हमने इसके यहां भी ले लिया, ये भी कितना है, h। अब मुझे ये बता, 0.1 ऊपर है या 0.2 अर्थ से ऊपर है, या 0.3 अर्थ से ऊपर है? तीनों ही है। श्योर हो के बता। तीनों ही अर्थ के ऊपर है। श्योर, क्योंकि देख अर्थ क्या है, इस शेप में है, अर्थ की सरफेस से कहीं भी जाओ तो वो ऊपर ही होगा। अगर इस साइड आएंगे अंदर की तरफ तो वो डेप्थ में आ जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, वेरी गुड। अर्थ की सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, g इज इक्वल टू gm बाय आर स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा अभी जैसे ही हम ऊपर गए एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होगी, जी डैश बन गया, वैल्यू चेंज होते ही डैश लगा दिया हमने। क्या जी की वैल्यू चेंज होगी, सेम। क्या एम की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही, पागल, कहां हो रही है, देख अर्थ तो वही है, एम एज इट इज, चेंज क्या हुआ, आर। अभी कितना था, आर था, अब कितना हो गया, आर प्लस एच, क्योंकि आर हम क्या लेते हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। पहला अर्थ हो गया, दूसरा इसकी सरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट था वो हो गया, और वो बिल्कुल ऊपर था तो हमने आर ले लिया था। अब थोड़ा सा ऊपर चला गया, एच ऐड हो गया तो आर प्लस एच हो गया, और इसका होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा भाई, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दो, क्या आ जाएगा, या फिर इसको खोल लो, कर इसको, कर 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 कैलकुलेशंस तो कर। हमने क्या है, देखो भाई यहां तक हमने कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट साइड को हमने क्या किया, लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दिया, और राइट साइड को राइट साइड से, आगे देख, जी एम, राइट साइड क्या है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, और जी की वैल्यू जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस जीएम से जीएम को कैंसिल कर दिया, आर स्क्वायर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख दिया आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा इतना आ गया आंसर, बेसिक फॉर्मूला हमारा ये है। अब इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी रहे। तो हम क्या करते हैं, जो ये डिनोमिनेटर है इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। क्या इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, कैसे आएगा, देखो लेफ्ट साइड तो हमने लिख दिया एज इट इज, जी डैश बाय जी, आर स्क्वायर एज इट इज। अगर हम इसको खोल दें
स्क्वायर को तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2HR। कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। इसको हमने क्या किया देखो, अगर मैं इसमें से आर स्क्वायर को बाहर निकालता हूं तो ये आर स्क्वायर बाहर आएगा, तो इसकी जगह क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे तो हमने 1 पुट कर दिया, ये तो हमारे लिए था इजी। क्या यहाँ पे कहीं आर स्क्वायर है? नहीं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। बराबर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब देख यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर था, इसको हमने हटा दिया एक बार। यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर नहीं, तो हमने क्या किया, इसको एक आर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक आर से डिवाइड कर दिया। सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, उसमें इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर इंटू आर क्या हो गया आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। क्या अब इस पूरी इक्वेशन में कहीं आर स्क्वायर है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो जहां जहां पे आर स्क्वायर था उसकी जगह क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे आर स्क्वायर था तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1। यहाँ पे आर स्क्वायर था, ऊपर से कॉमन लिया है, नीचे से तो नहीं लिया, तो ऊपर वाला बाहर निकाल दिया, नीचे वाला एज इट इज है। यहाँ ऊपर से निकाल दिया, नीचे वाला आर एज इट इज, ये बाहर आ गया। ठीक है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू ऊपर 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 1 प्लस एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 2h बाय आर। आ गया वही का वही फॉर्मूला। अच्छा भाई, अब हमने क्या किया, ये देख ये 1 के डिवाइड में है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर किसकी हो जाएगी माइनस की। तो जी डैश बाय जी इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच बाय आर, और इसकी पावर -2 होगी। यहां तक कोई डाउट है? अब देखो ये जो फॉर्मूला है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको हम किससे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं बाइनोमियल इक्वेशन से। ये मैं करवा तो रहा हूं लेकिन तुम्हारे 9th में नहीं है। 9th में बेसिक क्या है, ये वाला है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर आएगा, या फिर जो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी डैश बाय जी, या फिर जी को आगे ले गए 1 माइनस 2h बाय आर, ये फॉर्मूला ये आपका 9th क्लास में यूज होगा। ठीक है। अच्छा, बाइनोमियल इक्वेशन क्या कहती है, अगर हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, जब इसको खोलेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस nx। ठीक है। अब ये वाला पहली टर्म क्या होनी चाहिए 1, तो हमारे पास पहली टर्म क्या है 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है h बाई आर, n की जगह क्या है -2, ये है। अच्छा भाई, इसमें कंडीशन क्या है कि जो ये x है ये 1 से छोटा होना चाहिए, x शुड बी लेस देन 1। क्या यहाँ पे छोटा है? तो बहुत छोटा है, क्योंकि r की वैल्यू कितनी है 6400 किलोमीटर, समथिंग बाय 16400 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो और ज्यादा होगी। इट मींस r की वैल्यू 1 के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है, तो ये वाली सिचुएशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो जब हम इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 1 एज इट इज, जैसे ये था 1 ये भी 1, जो यहाँ पे साइन था वही साइन लगा दिया, प्लस ये जो पावर है ये आगे लिख दी, पावर का साइन वही है जो यहाँ पे हमने लिख दिया, जो पावर का साइन था वही लिख दिया। अब यहाँ पे पावर का साइन क्या है -2, मतलब n की जगह पे हमने -n कर दिया क्योंकि आगे पावर माइनस में है। x की जगह क्या आएगा h बाय आर, 1 माइनस 2h बाय आर, जी डैश बाय जी, ये हमारा क्या आ गया हाइट के लिए। आपको ये नहीं करना है, फिर से बता रहा हूं, यहां तक करके ये बेसिक याद रखना है और ये एडवांस याद रखना है। ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लो,
क्योंकि इसके ऊपर आपका क्वेश्चन कितने में आता है, 2 मार्क्स के अंदर, और ये आपका आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। जेईई नीट के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इतना इजी नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपके इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। लास्ट ईयर भी नीट के एग्जाम में आया हुआ था 12th में। कर लिया नोट? अच्छा भाई, फॉर्मूला सेम है। अब हमने क्या किया, अभी हम हाइट पे ऊपर गए थे, अब हमने क्या किया, डेप्थ पे नीचे आ गए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बेसिक फॉर्मूला सेम है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और ये डी क्या है, डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से कितना नीचे आए हैं वो डेप्थ है। सेंटर से ऊपर या नीचे, सेंटर से ऊपर और सरफेस से नीचे की तरफ, ये डी मानी जाएगी, आर माइनस डी, इस तरह से आएगा है। अच्छा भाई, ये फॉर्मूला नोट कर लो, क्योंकि इसके ऊपर भी सेम क्वेश्चन है ये, या तो इस पे आएगा या इस पे आएगा, या जो दो पहले करवा दी थे डेंसिटी और प्लेनेट वाला, सिलेबस में क्या दे रखा है, प्लेनेट वाला दे रखा है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इनके ऊपर भी। ठीक है, आ रहा है समझ में? श्योर है? ठीक है, ये वाला कैसे आया, ये सर्च करके आएगी, रो कल दिखाएगी। ठीक है, अब हमने हाइट वाला क्वेश्चन किया था, हाइट के ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि अगर हमने फॉर्मूला बनाया है तो न्यूमेरिकल तो बनता है। अब एक सरफेस ले ली हमने, ठीक है, ये क्या है, इसकी अर्थ ले ली, अर्थ की रेडियस आर है, अर्थ की रेडियस से हम कितना ऊपर चले गए, हाफ आर, जितना आर है उतना ही इसका आधा, इतना आधा और ऊपर चले गए। यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना था, जी, इस पॉइंट पे जी डैश की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? श्योर है? करके दिखा, फिर मैं पोस्ट कर रहा हूं वीडियो। देखो भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। जी डैश हमको निकालना है, जी की वैल्यू हमको कुछ भी, वैसे तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट कई बार क्वेश्चंस के अंदर हमको जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी मिलती है फॉर आवर कन्वीनियंस, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। एक बार वैल्यूज को भूल जाओ, फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच, इसका होल स्क्वायर। जब हम ये डेरिवेशन कर रहे थे, फॉर्मूला बना रहे थे, तब हमको एच की वैल्यू नहीं पता थी। अब कितनी है एच की वैल्यू, आर बाय 2 गिवन है, तो ये कितना हो गया, देख, जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस आर बाय 2, इसका होल स्क्वायर, आर प्लस आर बाय 2 कितना हो गया, 3/2 आर, तो ये जी आर स्क्वायर एज इट इज 3/2 आर स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 3/2 इस पूरे का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर भी करेंगे और आर का स्क्वायर भी करेंगे। जी आर स्क्वायर एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आर स्क्वायर एज इट इज, इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये डिवाइड की डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल टू जी 4/9, जी पहले ही लिख दिया मैंने। ठीक है, आ गया, सिंपल सा है। अगर इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो यहां से करके देख लो, यहां से क्या आंसर आएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2, एच की जगह क्या लिखेंगे, आर बाय 2 इंटू आर, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस कितना हो गया ये, एच कितना है, आर बाय 2,
ठीक है, तो ये आ गया 0। तो इसके हिसाब से जी डैश कितना होना चाहिए, 0। क्या इतना होता है, नहीं। तो वो वैल्यूज किसके लिए है, वहां पे हमने ये अप्रोक्सीमेशन 1 माइनस 2h/r, 2h/r कैसे निकाला था, बाइनोमियल थ्योरम लगा के, ये थ्योरम लगा के निकाला था ना। वो क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन है, उससे एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं आएगा। एग्जैक्ट आंसर किससे आएगा, इससे, जो आपका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन कई बार वैल्यूज गिवन होती हैं तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम डेप्थ वाला करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा पढ़ के आइए।